ठीक है, तो कल हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? केवीके के बारे में। क्लियर? केवीके सबसे पहला केवीके कब स्थापित हुआ था? 1974। कहां पर? पुडुचेरी में। अभी वर्तमान में कितने केवीके हैं? 732 केवीके हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 54। सबसे ज्यादा केवीके की संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, 89 केवीके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये केवीके को आईसीआर अकेला नहीं देख पाएगा। कितना? 732 केवीके हैं। तो 732 केवीके को अलग अलग जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या किया? इनको अलग अलग अटारी जोन्स के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया है। आया ना समझ में? तो ये ध्यान रखना, अटारी जोन्स, तो मैंने अटारी का फुल फॉर्म भी बताया था। ठीक है, क्या बताया था? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अप्लाइड, क्या बताया था? रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था। अटारी जोन्स कितने हैं टोटल? ये कल मैंने टेस्ट सीरीज में भी पूछा था। अटारी जोन्स टोटल कितने हैं? अटारी जोन्स कितने? अटारी जोन्स में बांटा है केवीके को। तो केवीके को जो अटारी जोन्स हैं, अटारी जोन बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना, 11 अटारी जोन्स हैं। ठीक है, बिल्कुल आशुतोष जी। और मध्य प्रदेश के जितने भी केवीके हैं, कितने केवीके हैं? लगभग 54 केवीके हैं। आया ना समझ में? 54 केवीके, ध्यान रखना। और ये 54 जो केवीके हैं, ये कौन से अटारी जोन के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं 9th के अंदर। आया ना समझ में? ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, और केवीके का काम क्या होता है? तो ये अभी टेट के एग्जाम में भी पूछा था। क्या काम होता है? तो जो नई नई योजनाएं होती है, क्लियर, उसको किसानों तक पहुंचाना, साथ ही साथ किसानों को जो अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग स्कीम्स है, क्लियर, ये इनसे किसानों को जोड़ना। आया ना समझ में? यही क्या होता है? केवीके का काम होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि केवीके जो हैं ये आईसीआर, क्लियर, आईसीआर और किसान के बीच की जो लास्ट कड़ी है, मतलब जिसके बगैर आईसीआर कुछ भी नहीं कर सकता, वो कौन सा? केवीके है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, इसको क्या कहा जाता है? एक और नाम मैंने आपको बताया था, फार्म साइंस सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कल हम लोगों ने देखा था। सबसे पहला केवीके कौन सा था? तो पुडुचेरी का, 1974 में। क्लियर, ध्यान रखना। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में खोला गया था? देखो, कोई ना कोई केवीके जो होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं होते, खुद काम नहीं कर सकते। तो केवीके किसी न किसी एग्रीकल्चर बॉडी के अंडर में ही खोला जाता है। जैसे या तो भाई रहते सब आईसीआर के हैं, बट आईसीआर अकेला इनकी देखरेख नहीं कर सकता। तो जो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको एनजीओज बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, इनके अंडर में जो है वो केवीके खोले जाते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर किसी को भी अगर अपने यहाँ केवीके अगर स्टेबल करना है तो कम से कम 20 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। साथ ही साथ जो केवीके होते हैं, तो सबसे पहला जो केवीके मैं आपको बता रहा था, कौन सा? पुडुचेरी का, 1974 में जो खोला था, वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में खोला गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि केवीके की स्थापना 1974 में की तो थी, पर कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर की थी? तो मोहन सिंह मेहता कमेटी की अनुशंसा पर। आप जो बलवंत राय मेहता कमेटी बोल रहे हो, उसकी अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। आगे और हम पढ़ेंगे नाबार्ड की स्थापना तो शिवारमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। क्लियर, फिर और आगे हम किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपका जो है वो डॉक्टर जीवी गुप्ता है, उसकी अनुशंसा पर वो शुरू किया गया था। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल द्विवेदी जी, ये चीज ध्यान रखना। हो गया। अच्छा, एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जितने भी केवीकेज होते हैं सभी को रेगुलेट करने या चलाने का काम जो होता है या उनके परिचालन का काम कौन करता है? आईसीआर करता है।
परिचालन, उसको रेगुलेट करना, चलाना, आया ना समझ में। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि भैया उसको 100% जो फाइनेंस मुहैया कराता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि आईसीआर जो केवीके हैं वो किसके अंतर्गत परिचालित होते हैं, या रन होते हैं या फिर रेगुलेट होते हैं, तो आईसीआर के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि आईसीआर की जो रिसर्च है वो सभी किसानों तक पहुंचाने का काम, जो आईसीआर की स्कीम्स है वो पहुंचाने का काम क्या कर। कुल मिला के अगर हम देखें तो केवीके क्या है, एक एक्सटेंशन मीडियम है, मतलब प्रसार माध्यम है, ताकि किसानों तक नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च इनको पहुंचाया जा सके, और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए किसानों को क्या दिया जा सके, ट्रेनिंग दिया जा सके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो 100% 100% जो फाइनेंस होता है केवीके को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। बट आईसीआर को रेगुलेट चलाने का काम कौन करता है, तो वो करता है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हो गया इतना, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं भैया। हम देखते हैं अब नेक्स्ट 1974 तक हम क्या है पहुंच गए थे। अब इसके आगे और कौन सी घटना हुई है, ये वैसे आप लोगों को उधर एक्सटेंशन में पढ़ना था, बट मैंने आपको इधर जो है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, ताकि इसके क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं हो। और अभी तक हम जो भी ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर हम 1974 की फिर बात करते हैं भैया, किसकी, 1974, ठीक है। फिर इसी में चलते हैं। तो यहां पर केवीके की स्थापना तो हुई थी भैया 1974 में। ये सभी आपको नोट करना है भैया, है ना समझ में। ये आपको वीडियो देखते हुए नोट करना है इन चीजों को, ठीक है। सभी चीजें नोट्स के अंदर उपलब्ध नहीं करा सकते, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो आपको ये सभी चीजें जो है वो नोट करना रहेगी, ठीक है। नहीं तो आप फिर नोट्स पढ़ो तो सर इसमें तो इतना डिटेल में नहीं है, तो भैया फिर क्लास हम लोग लाइव क्यों ले रहे हैं, अगर सभी नोट्स में दे सकते थे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, है ना समझ में, आपकी प्रैक्टिस हो, आप खुद लिखना सीखें, क्योंकि खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें आपको सबसे ज्यादा याद रहती है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहां पर 1974 में केवीके, पहला केवीके तो बना था, साथ ही साथ आईसीआर ने एक प्रोग्राम चलाया था। क्लियर। अब देखो आईसीआर स्थापित हो गया, अब कैसे याद रखोगे, क्लू है भाई, केवीके स्थापित हो गया। अब केवीके करेगा क्या, तो केवीके अब देगा ट्रेनिंग एंड विजिट। किसानों को क्या करेगा, ट्रेंड करेगा, उनको बुला बुला के जो भी नए नए वेराइटीज आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नया नया रिसर्च है, उसका विजिट करवाएगा। तो केवीके खोलने के बाद क्या शुरू किया, ट्रेनिंग एंड विजिट कार्यक्रम। दोनों का रिलेशन है, क्यों, क्योंकि केवीके में होता क्या है, केवीके में किसानों को लाकर ट्रेनिंग दी जाती है, नए नए जो रिसर्च है, नए नए जो मशीनरीज है, क्लियर, नई नई वेराइटीज है, उनको विजिट कराया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखना, 1974 में फिर आईसीआर ने क्या शुरू किया, आईसीआर ने T&V प्रोग्राम, हाँ शुरू किया। क्या किया, T&V कार्यक्रम शुरू किया। अब T&V को क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना, ट्रेनिंग एंड विजिट। क्लियर, मतलब प्रशिक्षण भी देना, साथ ही साथ विजिट भी करवाना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना भैया, ये T&V कार्यक्रम सबसे पहले जो है 1970 में डॉक्टर बेनियल थे, एक वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट थे, विश्व बैंक के, आया ना समझ में। वर्ल्ड बैंक जो होती है ना, जो कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन डीसी, जिसका एक भाग है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, आईएमएफ, ठीक है। तो ये वॉशिंगटन डीसी में स्थापित है, ध्यान रखना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे,
उन्होंने सबसे पहले तुर्की में एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, T&V वाला, आया ना समझ में, कौन सा, T&V, ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में इसको स्टार्ट किया, बाद में भारत में भी शुरू हुआ, कब, 1974 में। और 1974 में जो नहरें थी, उन नहरें के जो किनारे वाले जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में सबसे पहले T&V प्रोग्राम को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि नहरों में सिंचाई के लिए पानी होता है, तो साल भर खेती की जा सकती है। तो जो नई टेक्नोलॉजी से जो वैरायटी डेवलप हो रही है, नई रिसर्च जो आ रही है, वो ऐसी जगहों पे लागू। अब ये नहर के चारों ओर आप देखो तो सक्षम किसान है, पैसे वाले किसान है, तो वो आसानी से नई टेक्नोलॉजी को खरीद भी सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसको उपयोग भी कर सकते हैं, और उनके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी है, क्योंकि अमीर लोग हैं, अमीर फार्मर हैं, कौन, नहरों के आसपास, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने जो है ट्रेनिंग और विजिट प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट कराया, बट उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। इसके जो T&V प्रोग्राम के जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर डेनियल बेनोर। कौन है, डॉक्टर डेनियल बेनोल। के जनक, क्लियर, कौन है, डॉक्टर डेनियल बेनोर, क्लियर। कहीं पर ये बेनियल भी लिखा होगा, बेनोर भी लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कौन है, डॉक्टर डेनियल बेनोर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। और सबसे पहले इन्होंने जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, इसके जो नहर वाले क्षेत्र हैं, क्लियर, इनमें ये प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। 1880 में जो है 13 अलग अलग राज्यों में इसको शुरू किया, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में इस प्रोग्राम को शुरू किया। आया ना समझ में। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था भैया, जनक तो ये हैं, बट ये अकेले थोड़ी चलाएंगे। ये ICR जो इंस्टीट्यूट है, क्लियर, इसके माध्यम से जो है इस प्रोग्राम को जो है वो इंडिया में लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये T&V प्रोग्राम को आपको ध्यान रखना है, ये अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। कौन है इसके जनक, डेनियल बेनोर। हो गया क्लियर, चलो ठीक। नेक्स्ट अगले देखते हैं। नेक्स्ट अगला आता है 1979, 1979। यहां पर भी एक मोस्ट टाइम पे अधिकतर पूछा जाता है आपको 1979, क्लियर। 1979 में क्या हुआ था, तो 1979 में ध्यान रखना भैया, ICR ने, अब देखो आपको पता है ICR की स्थापना कब हुई थी, 1929, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अब इसके 50 साल हो गए पूरे, क्या 50 साल हो गए पूरे, 1979 में 50 ईयर कंप्लीट हो गए, तो 50 साल पूर्ण होने की कंडीशन में ICR ने क्या मनाया था, गोल्डन जुबली। आया ना समझ में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICR ने गोल्डन जुबली पर कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, क्लियर। तो कौन सा किया था, L2L, मतलब लेब टू लैंड, क्लियर। कौन सा प्रोग्राम था, लेब टू लैंड प्रोग्राम, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो यहां ध्यान रखना ICR ने 50 वर्ष पूरे होने पर, मतलब क्या बोलेंगे इसको, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली मनाई भैया, क्लियर, गोल्डन जुबली पर एक वर्ष के लिए L2L
जिसको क्या बोलते हैं, लेब टू लैंड कार्यक्रम चलाया। हो गया क्लियर, समझ में आया? तो किस पर चलाया? गोल्डन जुबली होने पर। ठीक है, किसने चलाया? आईसीआर ने। क्लियर? कौन सा कार्यक्रम? L2L कार्यक्रम। तो ये तीनों चीजें जो है आपको पूछी जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्लियर? 1979 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गोल्ड जुबली कब होगी? 1929 में 50 प्लस कर दो, 1979। ठीक है, तो 1979 में आईसीआर ने क्या किया? 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई, और गोल्डन जुबली मनाने पर क्या किया भैया? इन्होंने 1 साल के लिए, केवल कितने साल के लिए? 1 साल के लिए क्या किया? लेब टू लैंड कार्यक्रम चलाया। अब ये L2L कार्यक्रम है क्या? इसका मतलब यह होता है कि भैया जो भी रिसर्च लेब में हो रही है उसको खेत तक पहुंचाना। और कौन पहुंचाएगा? ये काम भी कौन करेगा? केवीके ही तो कड़ी है। आईसीआर और किसान के बीच का जो केवीके है, तो केवीके तो पहले ही स्टार्ट हो गए ना, 1974 में हो गए ना, ध्यान रखना। तो देखो याद कैसे रखना है, जब केवीके स्टार्ट हो गए हैं उसके बाद आईसीआर को जो भी प्रोग्राम चलाना था खूब धड़ल्ले से चलाया। T&V कार्यक्रम चलाना था वो भी चलाया, क्योंकि अब पहुंचाने वाला मिल गया ना। आया ना समझ में भाई? डाकिया मिल गया एक तरह से। आपकी जो आपका मैसेज है, आपकी रिसर्च है, या फिर आपके जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको किसानों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत व्यक्ति बीच में मिल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? केवीकेस। आया ना समझ में? तो फिर आईसीआर ने 1974 में एक कार्यक्रम चलाया। कौन सा? अभी इसके पहले पढ़ा था। कौन सा बताइए भैया? ट्रेवलिंग और विजिट। कहाँ? ट्रेवलिंग नहीं है, T&V, ट्रेनिंग एंड विजिट, T&V कार्यक्रम चलाया ना, ध्यान रखना। उसके बाद 1979 में फिर एक कार्यक्रम चलाया। कौन सा? L2L, लेब टू लैंड कार्यक्रम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग भी आंसर बताते जाइए भैया, बिल्कुल द्विवेदी जी T&V, हाँ आशुतोष जी प्रोग्राम, बाकी लोग भी बताइए भैया। ठीक है, तो याद हो गया आपको? तो ध्यान रखना, इसमें बाकी ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए चलाया था, केवल 1 ईयर प्लान था ये। ठीक है, 1979 में बिल्कुल L2L। चल नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आपके लिए मोस्ट IMP है। कौन सा? आप सभी को पता है, इसके बाद जो है अब जरूरत क्या पड़ी भैया? आईसीआर भी स्थापित हो गया, केवीके भी स्थापित हो गया। काम कर आपका जो आईसीआर का जो भी रिसर्च था, उस रिसर्च को, ट्रेनिंग को किसानों तक पहुंचाने का काम भी हो गया। क्लियर? फिर आपका जो L2L कार्यक्रम भी शुरू हो गया, T&V कार्यक्रम भी शुरू हो गया। लेकिन समस्या क्या आ गई कि भैया जो छोटे किसान हैं और मध्यम वर्ग के किसान हैं, ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी करते थे, आते भी थे, सीखते भी थे, पर अप्लाई नहीं कर पाते थे अपने खेत पे। उसका कारण क्या था? उसका कारण था इकोनॉमिकल, क्या थे? वीक थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे वो, तो नई रिस्क लेने से डरते थे। तो यहां पर क्या जरूरत पड़ी भैया? अब बैंक्स तो थी उस टाइम भी थी, RBI थी, साथ ही साथ SBI भी थी, और भी बहुत सारी बैंक आ गई। लेकिन गांव तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जो है, हाँ गरीबी के कारण आर्थिक मदद किसानों तक, जो छोटे वर्ग के थे, मार्जिनल फार्मर थे, स्मॉल फार्मर थे, क्लियर, या फिर ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं है। तो गांव का विकास करने के लिए, छोटे किसानों को विकास करने के लिए मेन समस्या क्या आ रही थी? पैसे की। तो अब सरकार को जरूरत पड़ी कि क्यों ना हम एक ऐसी बैंक बनाएं जिससे जो केवल कहां काम करे? किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए। आया ना समझ में? केवल फार्मर्स के लिए और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर सरकार को जरूरत पड़ी, तो फिर डॉक्टर शिवा रमन समिति को गठित किया, और शिवा रमन समिति की अनुशंसा पर, जिसकी?
शिवारमन समिति की अनुशंसा पर भारत में एक एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अलग से बैंक शुरू की गई, जिसको क्या कहा जाता है, नाबार्ड। क्या बोलते हैं, नाबार्ड। तो ध्यान रखना भैया, यहां फिर पूछा आता है 12 जुलाई 1982, क्लियर, किसकी स्थापना, तो ध्यान रखना नाबार्ड की स्थापना। हो गया क्लियर। अब ये नाबार्ड है क्या भैया, नाबार्ड जो है ये आपका क्या बोलेंगे इसको, नेशनल ये हो गया नेशनल, क्लियर। बी से क्या बनेगा, बैंक, क्लियर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर एंड आर से क्या बनेगा, रूरल, डी से डेवलपमेंट। हो गया, आया ना समझ में। अब यहां पर ध्यान रखना, दो वर्ड जो है वो मोस्ट आईएमपी है, क्लियर, बस इसी को ध्यान रखना, किसको, एग्रीकल्चर एंड रूरल, है ना समझ में। मतलब ये जो बैंक है बिल्कुल जुलाई में ही आईसीआर और नाबार्ड नहीं, हाँ बिल्कुल आईसीआर और नाबार्ड दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों का स्थापना कब हुआ है, जुलाई। ये द्विवेदी जी ने बताया कब हुआ था, तो आईसीआर का 16 जुलाई को हुआ था, नाबार्ड का 12 जुलाई को। हो गया, ईयर अलग अलग है, वो 1929 था और ये 1982 है, ठीक है, बहुत अंतर है भैया, ठीक है। लगभग कितने सालों का अंतर हो गया, तो 50, 51 और 53 सालों के बाद, ठीक है, ध्यान रखना। अब पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही पूछा जाता है, नाम क्या, तो हम लोग क्या रट्टा मार लेते हैं इसके नाम को, क्लियर, और जब क्वेश्चन आता है तो फिर सिर खुजाते हैं कि भैया क्या है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये क्यों स्थापित की गई थी, ताकि कृषि और गांवों का विकास किया जा सके। और ये बैंक जो है ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस नहीं करेगी, किसी दूसरे काम के लिए फाइनेंस नहीं करेगी, केवल किसके लिए फाइनेंस करेगी, एग्रीकल्चर, जो आपकी नीड्स है, जो जरूरतें हैं एग्रीकल्चर की, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोन चाहिए। जैसे आप अगर देखो, अगर आप बकरी पालन शुरू करो, मुर्गी पालन शुरू करो, तो आप अपने पास की जो बैंक है, कोई सी भी बैंक है, उसमें अगर आप अपनी फाइल लगाओगे तो वो बैंक का आखिरी में आपकी लास्ट में फाइल नाबार्ड के पास ही भेजेगी, क्योंकि ये फाइनेंस नाबार्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। भले भैया ये नाबार्ड आपको इनडायरेक्ट लोन देती है, इनडायरेक्ट मतलब इसके पास जाओगे ना तो ये थोड़ी देगी, ये तो एक थप्पड़ मार के भगा देगी, है ना समझ में। ये दूसरी बैंकों को लोन देती है और वो बैंक फिर आपको देगी। ये नाबार्ड हर साल क्या करती है, जितनी भी बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर एक आरआरबी है, रूरल रीजनल रूरल बैंक, क्लियर, ये अलग अलग जो भी आपकी क्षेत्रीय बैंक हैं या कमर्शियल बैंक हैं, उनको पैसा देती है कि भैया आप क्या करें इस पैसे को, ये पैसा केवल आपको किसको देना है, जो एग्रीकल्चर नीड्स है किसानों को, साथ ही साथ जो गांव में लोग रह रहे हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहें, बकरी पालन, भैंस पालन, XYZ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सा भी अगर धंधा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये लोन देती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन इनडायरेक्ट देती है, क्या करती है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से ये दूसरी बैंक को देगी, आपके वहां की बैंक को फिर वो क्या करेगी, फिर वो आपको देगी इनडायरेक्ट तरीके से। बिल्कुल द्विवेदी जी, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है
क्लियर। और कभी कभी वो क्वेश्चन देता है निम्न में से नाबार्ड बैंक कौन सा लोन नहीं देगी। मकान बनाने के लिए नहीं देगी आपको, आपके घर में शादी है नहीं देगी, क्लियर। आपको बड़ा बंगला बनाना है नहीं देगी, आपको अगर मान लो कोई सा अगर फैक्ट्री डालना है नहीं देगी। आया ना समझ में। ये किसके लिए देगी, तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है उसके लिए देगी, साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाबार्ड है इसका हेड क्वार्टर कहां है, तो ये भी ध्यान रखना भैया, कहां पर है इसका हेड क्वार्टर। मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना किसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई, तो बी शिवारमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आया ना समझ में, बिल्कुल। शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट, रवि राय जी मुंबई बिल्कुल ध्यान रखना, बी शिवारमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना। हो गया क्लियर, लिखना भी है आपको, हो गया क्लियर। डॉक्टर बी शिवारमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना। हो गया क्लियर। एक बात और ध्यान रखना भैया, ये किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लोन देती है। क्या करती है, किसानों व ग्रामीणों को इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देती है। अब अप्रत्यक्ष समझ में आ गया आपको, इनडायरेक्ट, क्लियर, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको कि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बैंक है। क्लियर। वैसे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, आरबीआई, बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की, क्लियर, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बैंक, ध्यान रखना ये भी। हो गया क्लियर। तो ये नाबार्ड के बारे में आपको जो है ये ध्यान रखना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके नाम के अंदर से ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेडक्वार्टर मुंबई, क्लियर, किसकी अनुशंसा पर, डॉक्टर बी शिवारमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई। ये किसानों और ग्रामीणों को क्या करती है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली जो है आपका क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी बैंक जो है वो कौन सी है, नाबार्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं 1984 पर। 1984 क्या इस सन में बताओ भैया किसकी स्थापना हुई थी, फटाफट बताइए किसकी स्थापना हुई थी इस सन में, बताइए भैया आप लोग भी, किसकी स्थापना हुई थी रवि राय जी। 1984
कुछ याद आया? 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, सिख दंगे हुए थे, क्लियर, और एक और कांड हुआ था, क्लियर, 2 से 3 दिसंबर की रात को, शायद 1984 में ही हुआ था, भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड हुआ था कि नहीं? 1984 2 से 3 दिसंबर की रात को। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछता है कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुआ था? MIC, मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जनरल नॉलेज भी अपन जो मुझे याद है मैं बताते भी जाता हूं बीच में। 1984 सिख दंगे भी हुए थे, क्लियर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा गैस कांड हुआ था जिसको भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। शायद 84 में ही हुआ था ना कि 82 में हुआ था? बताइए भैया। राजीव गांधी। याद आया कुछ आप लोगों को? आप लोग भी बताइए, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 82 में हुआ था कि 84 में हुआ था? हाँ शर्मा जी, डाउ केमिकल फैक्ट्री। हाँ लेकिन ईयर बताओ यार, ईयर में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, ठीक है चलो। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसके रिसाव के कारण ये घटना हुई थी, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 1984। एग्रीकल्चर में क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल द्विवेदी जी, 1984 भोपाल गैस कांड, बिल्कुल तिवारी जी। चलो तो 1984 क्या हुआ था भैया? किसकी स्थापना की थी? हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर में एक बोर्ड बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। गुड़गांव में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, क्लियर, कहां पर? गुड़गांव। में स्थापना, क्लियर, क्या बोलते हैं हम इसको? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हो गया क्लियर? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं भैया, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जब हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस स्टेट की थी तो वहां पर मैंने आपको इसको समझा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट, अगला तो 1984। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं 1986 में। कहां पहुंचते हैं? 1986, क्लियर। 1986 की जब हम बात करते हैं तो 1986 में क्या हुआ था? TMO की शुरुआत। TMO क्या होता है? TMO की शुरुआत क्या है? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, क्लियर। क्या है? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। मतलब यहां पर जो ऑयल सीड्स हैं, मतलब तिलहन फसलें हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया, क्लियर, की शुरुआत। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जब TMO स्टार्ट हुआ मतलब तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है, तो TMO मतलब आपका क्या हो गया? येलो क्या? रेवोल्यूशन। स्टार्ट, क्लियर, क्या हुआ? येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट। मतलब तिलहन, यहां पर देखो भैया क्या है? ऑयल सीड्स। मतलब ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है एक मिशन शुरू किया गया जिसको TMO के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये मिशन का नाम है, क्लियर। और इसके अंतर्गत जो रेवोल्यूशन आएगी, क्रांति आई, उसको क्या कहा गया? येलो रेवोल्यूशन, मतलब पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेल उत्पादन से, ठीक है। और साथ ही साथ इसके फादर कौन है भैया? ध्यान रखना,
फादर। कौन है? सेम पित्रोदा। कौन है? सेम पित्रोदा। ये ध्यान रखना, येलो रेवोल्यूशन के फादर। हो गया। तो 1986 से भारत में क्या स्टार्ट हो गया था? येलो रेवोल्यूशन, मतलब पीली क्रांति। हो गया क्लियर? हाँ बिल्कुल द्विवेदी जी, सेम पित्रोदा। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। हाँ अब हम पहुंच जाते हैं 1986 तक आ गए। देखो वैसे नोट्स में आपको कुछ ईयर्स जो है वो मिल जाएंगे, जिनको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, केवल वही के वही याद करना है आपको, वो सब नोट्स में है। मैं तो ऐसे ऐसे ईयर्स के बारे में आपको बता रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आने की संभावना है। क्लियर? और जिनको हमको डिटेल में समझना पड़ा, बाकी तो आप सीधा बता दोगे कि ये कब शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ। क्लियर? लेकिन आजकल वो क्वेश्चन जो है क्या करता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर जाके वो क्वेश्चंस पूछता है, तो उनको हमने जो है वो डिटेल में समझा है। बाकी तो आपको बहुत सारे ईयर एक्सटेंशन में भी मिलेंगे, बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ भी पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़ते जाएंगे पूरे सिलेबस में। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर? 1998। कुछ याद आया? 1998 में क्या हुआ था? किसी को पता है? 1998। अच्छा रवि राय जी, सर मैंने कल से ही ज्वाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं, पुराने लेक्चर्स आप देखोगे ना, आपको सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें 1998 में क्या हुआ था? किसकी स्थापना हुई थी? अब यहां सरकार आ गई, किसकी? यहां आ गई अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, जो किसानों के लिए अधिकतर जो है जो बेनिफिशियल प्रोग्राम चलाते थे। ठीक है, तो एसएफपीपी नहीं, यहां स्टार्ट हुआ था केसीसी, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। क्लियर? क्या शुरू हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 से। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो है, ये ध्यान रखना भैया। क्लियर? किसान क्रेडिट कार्ड ये कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर जो है स्टार्ट किया गया, और इसको प्रिपेयर किसने किया? वैसे जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट, साथ ही साथ अगर हम देखें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, तीनों के सहयोग से। ठीक है, समझ में आया ना? इसको प्रिपेयर किसने किया था? भैया ये तीनों ने सहयोग किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तो भारत सरकार जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। क्लियर? फिर दूसरा अगर हम देखें तो आरबीआई, जो पैसों की लेन देन के लिए भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और फिर नाबार्ड मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित सबसे बड़ी बैंक। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन मेन देखो आप, बाकी तो मैंने नोट्स में आपको दे रखा है। ठीक है, भारत सरकार, आरबीआई, नाबार्ड तीनों के सहयोग से, इस चीज को ध्यान रखना। अब क्या हुआ भैया, इसको तैयार किसने किया? किस स्कीम को? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो हम यहां पर स्कीम भी लिख देते हैं। क्लियर? ध्यान रखना, यह योजना। अब ध्यान रखना इसको, नाबार्ड ने यह स्कीम तैयार की
हो गया क्लियर? किसने तैयार की? नाबार्ड ने। क्लियर? किसकी अनुशंसा पर? यह भी ध्यान रखना है आपको, आर.वी. गुप्ता कमेटी या समिति, इंग्लिश में कमेटी, हिंदी में समिति। किसकी? आर.वी. गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर। ठीक है, किसकी अनुशंसा पर? आर.वी. गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर। हो गया इतना क्लियर? समझ में आया? अब ये कितने प्रकार का लोन देती है? वैसे ये लोन देती है शॉर्ट टर्म लोन। आपने पढ़ा होगा ना, लोन कितने प्रकार के होते हैं? एग्रीकल्चर जो क्रेडिट या लोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि 3 महीने से लगा के 15 महीने तक दिया जाता है, कहीं कहीं पर 18 महीने तक भी है। ठीक है। दूसरा जो होता है मिड टर्म लोन, क्लियर, जो 18 महीने से लगा के 5 साल तक के लिए दिया जाता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन जो कि 5 साल से ज्यादा समय के लिए दिया जाता है। बट ये केसीसी से आप जो है वो 50,000 से 3 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। कितना? 50,000 से 3 लाख तक का लोन। और केवल शॉर्ट टर्म लोन देती है। कौन सा देती है? अल्प अवधिकालीन जो ऋण होता है या कम अवधि के लिए शॉर्ट टर्म लोन ही देती है। मतलब 1 साल के अंदर आपने देखा होगा ना, केसीसी आपके घर अगर मान लो केसीसी से पैसा निकालते हैं, पूरी फसल वसल ले लेते हैं, साल भर यूज करते हैं, फिर आखिरी में जाके जमा कर देते हैं, करते हैं ना जमा, फिर 2-3 दिन बाद वापिस निकाल लेते हैं, है ना समझ में। और केसीसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है। 5 साल होने के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है ना समझ में। क्यों? क्योंकि 5 साल में हो सकता है आपने खेत किसी को बेच दिया हो, है ना समझ, और पैसा बढ़िया केसीसी आप यूज कर रहे हो, आपने नाम ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है, उसको दे दिया है, या फिर और अगर मान लो आप हो कि नहीं हो, ये सब चीजें देखी जाती है। आपने वो जो जमीन है वहाँ ऐसे तो नहीं कि कॉलोनी काट दी और आप उस पर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन भी ले रहे हो, तो 5 साल का इसका वैलिडिटी होता है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता है। इस किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर जो भी मनुष्य रहेगा उसको एक्सीडेंटल बीमा 50,000 मिलता है। अगर मान लो वो खेती में काम करते वक्त अगर करंट लग गया या कुछ अगर बिजली गिर गई, किसी कारण से अगर वो मर जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको 50,000 रुपए जो है वो मिलता है। साथ ही साथ अगर आप गिर गए या कोई उपकरण आपको लग गया, मिलेंगे क्या? हाँ, सभी के मिलेंगे ना भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर मान लो काम करते हुए अगर एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर कट गया, हाथ कट गया, कुछ भी अगर परमानेंट डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर आ गई, तो आपको 25,000 रुपया बीमा मिलता है। मतलब जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना है, समझ में आया ना। और ये लोन कितने का देता है? 50,000 से लगा के 3 लाख तक, आया ना समझ में। ध्यान रखना कौन सा लोन देता है? शॉर्ट टर्म लोन, आया ना समझ में, ध्यान रखना। तो आगे इसको और हम बढ़ाते हैं। आप नोट करते जा रहे हो कि नहीं भैया? फटाफट बताइए, नोट कर रहे हो कि नहीं? आगे हम देखते हैं भैया कौन सा लोन देती है ये। तो ये देती है शॉर्ट टर्म लोन देती है। किसके लिए? जो भी आपकी एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, आया ना समझ में। क्या? एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है या देती है, आया ना समझ में। कौन सा लोन देता है? यहां टिक करना, शॉर्ट टर्म लोन। अब ये शॉर्ट टर्म लोन जो है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, क्लियर। एक तो होता है कैश क्रेडिट
और दूसरा होता है टर्म क्रेडिट। क्लियर? कितने टाइप के हो सकते हैं ये? 2 टाइप के। एक तो हो सकता है कैश क्रेडिट, क्लियर, और दूसरा जो होता है वो होता है टर्म क्रेडिट। ठीक है, अब ये कैश क्रेडिट क्या है? तो कैश क्रेडिट जो होता है फॉर वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करने के लिए, आया ना समझ में? मतलब खेती में काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको खाद लाना है, बीज लाना है, मजदूरों को पैसा देना है, या मान लो आपने कोई अगर सामान बेच रहे हो, भाड़ा देना है, ये सभी के लिए कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन टर्म क्रेडिट किसके लिए होता है? जैसे आपको पशु आपने खरीदे, या पंप सेट खरीदा, या ड्रिप इरिगेशन खरीदा, इसके लिए ये। लेकिन ये दोनों लोन शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए मिलते हैं। आया ना समझ में? इसमें कितना लोन मिलता है? लोन ध्यान रखना भैया, लोन कितना मिलता है? तो लोन का खासकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना। लोन आपको मिलता है 50,000 से लगाकर 3 लाख का। कितने का? 3 लाख का। इसमें ध्यान रखना 1.6 लाख तक अगर आपको चाहिए तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भूमि बंधक नहीं देना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी नहीं लगेगी, आपके खेत के पट्टे पावती नहीं लगेंगे। कितने लोन तक? 1,60,000 तक। इससे ज्यादा, अब ये 3 लाख तक दे सकते हैं, तो 1.6 लाख तक भूमि बंधन की आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखना। इसके बाद ज्यादा चाहिए ना तो आपको अपना पट्टा पावती जो भी है वो रखना पड़ेगा। है ना समझ में? और टर्म क्रेडिट किसके लिए दिया जाता है? पशु खरीदना, पंप सेट खरीदना, ड्रिप खरीदना, ATC एटसेट्रा। और भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो जैसे हल, बखर या और भी उपकरण, ठीक है, तो उसके लिए क्या, या फिर प्लांटेशन करना चाहते हो, या फिर कोई सॉइल कंजर्वेशन करना चाहते हो, आपका खेत अगर मान लो नदी के किनारे है और आपको जो है उधर दीवार बनाना है पक्की यहाँ से वहाँ तक, तो ये आपको टर्म क्रेडिट लोन दिया जाता है। ये दोनों लोन आपको कितने समय के लिए मिलते हैं? 1 साल के लिए। अब इसमें भी ध्यान रखना, अगर आपको 6 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने में जमा कर दो, तो केवल 4% ब्याज लगता है, वार्षिक 4%। और अगर आप 1 साल में जमा करते हो ना तो 7% ब्याज लगता है। आया ना समझ में? तो ये भी यहां नोट करना, क्या 6 माह के लिए 4% ब्याज ब्याज दर, और 1 वर्ष के लिए 7% ब्याज दर। हो गया क्लियर? समझ में आया कितना मिलता है, क्या ब्याज दर है? हो गया इतना क्लियर? अब हम बात करते हैं जो केसीसी होल्डर होते हैं। क्लियर? इनको भी ध्यान रखना भैया। केसीसी होल्डर का बीमा, इसमें आपको बीमा कवर भी मिलता है। कैसा बीमा कवर मिलता है? तो एक्सीडेंटल बीमा, इसके लिए आपको कितना मिलता है? 50,000। जिसके पास क्या हो?
केसीसी कार्ड हो जिसके नाम से। एक्सीडेंटल बीमा मतलब मरने पर, अगर एक्सीडेंट हो जाए एग्रीकल्चर या खेत में कुछ काम करते हुए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में। दूसरा अगर हम देखें तो परमानेंट डिसएबिलिटी, आने पर कितना मिलेगा? खाली 25,000। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? और केसीसी की वैलिडिटी याद रखना 5 ईयर। क्लियर? बाद में इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, हो गया भैया? सभी को समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। हर चीज नोट करते हुए जाना है। आज शाम को 8:30 बजे ये सब क्वेश्चन आएंगे, वापस प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 1999-2000। नेक्स्ट अगला जो हमारा ईयर है वो कौन सा है? 1999-2000। क्लियर? यहां पर क्या हुआ था भैया? तो यहां पर एक फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। कौन सी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। कौन सी? राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना, जिसको कहा जाता है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको NAIS के नाम से जानते हैं। क्लियर? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। क्लियर? और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भी देखो केसीसी शुरू हुआ 98 में, 99-2000 में इंश्योरेंस स्कीम भी आ गई। वैसे भारत में फसल बीमा योजना कब से शुरू हो गया था? बताइए, फसल बीमा योजना कब से शुरू हो गया था भारत में? बताइए भैया, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। कब से शुरू हुआ था? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब फसलों का बीमा करने का जो स्कीम्स है, ये कब से स्टार्ट हो गई थी भारत में? सबसे पहली बार जो फसल का बीमा हुआ था कौन से साल में हुआ था? फटाफट बताइए। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन फसल का बीमा भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 72-73 में, 1972-73। मैंने बताया था ना, 1972-73 सबसे पहले LIC ने जो है बीमा किया था। किसका? तो गुजरात में किया था। किसकी? तो कॉटन की जो H4 वैरायटी है, हाइब्रिड कॉटन की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? H4, हाइब्रिड 4। तो जिन किसानों ने हाइब्रिड 4 लगाया था उसका बीमा किया था। ठीक है, लेकिन ये सामान्य बीमा था, किया था फसल का, बट ये जनरल इंश्योरेंस था, कोई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस नहीं था। जनरल बीमा जैसे इंसान का किया जाता है, इस टाइप का था। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से शुरू हुआ है बीमा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1985 में, 1985 में फिर कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। ये भी हमने पढ़ा है। क्लियर? उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में सुधार करके उसको किस नाम से लॉन्च किया? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, 85 में, 85 में हो गया। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भैया, और ये बीमा भी ध्यान रखना, ये कौन से सीजन से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था रबी से। कहां से?
रबी से, मतलब रबी के सीजन से शुरू हुआ था ये, ठीक है, खरीफ से नहीं, रबी से ये आपका जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम है सबको मर्ज कर दिया है, तो अब इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम अगला देखें तो अगला आपका जो ईयर आता है वो है 2004। पहले हम देख लें, हाँ पहले 2000 की बात करते हैं, फिर 2004 की बात करते हैं। 2000 क्लियर, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हाँ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। लॉन्च्ड, क्लियर, नई कृषि नीति की शुरुआत, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। हाँ, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है सन 2000 में लॉन्च की थी, क्लियर। इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में पुरानी जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसियां चल रही थी उनमें क्या करना? सुधार करना, ताकि आने वाले समय में कृषि के उत्पादन को जो है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है, ध्यान रखना। तो केवल इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम 2004 की बात करते हैं तो 2004 में हम देखते हैं क्या हुआ था 2004 में। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, मतलब राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। किसका गठन हुआ था? नेशनल ऑन फार्मर का गठन। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हाँ बिल्कुल, ये भी चीज ध्यान रखना भैया। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर का गठन, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। जिया जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, तो वो तो मैंने आपको नोट्स में दी है, तो आप उनको ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। वैसे अगर एक एक अलग अलग चीज को अगर एग्रीकल्चर में बताने जाएंगे तो हमको 1 महीना इसी में लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब नोट्स में दी है, आइसोपोम ये वो सब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट जो हम पढ़ेंगे इसके बाद जो है हम फिर क्रॉप्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट हमारा जो है वो है 21 जनवरी 2004। ये ध्यान रखना भैया, इससे क्वेश्चन आएगा। जनवरी 2004 यहां से शुरू हुआ था किसान कॉल सेंटर। क्या शुरू हुआ था? किसान कॉल सेंटर। ध्यान रखना भैया इसका, किसान कॉल सेंटर, क्लियर। इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी KCC ही बोलते हैं, ठीक है, किसान कॉल सेंटर। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये किसने लॉन्च किया था? तो जो कृषि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मतलब अगर हम इसको हिंदी में बोले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसने जारी किया था? ये शुरू किसने किया था? तो ध्यान रखना भैया,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्लियर? द्वारा शुरू। हो गया क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। दूसरा ध्यान रखना भैया, हाँ, केसीसी का टोल फ्री नंबर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टोल फ्री। अगर आप फोन लगाओगे तो कहाँ फोन, मतलब कौन से नंबर पे आपको लगाना है, तो आप ध्यान रखना इसका टोल फ्री नंबर। कैसे? 1800 180 1551, ये इसका क्या है? टोल फ्री नंबर है। ठीक है, 1800 180 1551 क्या है इसका? ये टोल फ्री नंबर है। ये शायद अभी टेट के एग्जाम में भी पूछा है, उसके पहले भी किसी एक एग्जाम में पूछा था, उसके पहले भी एक एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, खास करके जो है ये 1551 को आया ना समझ में, ध्यान रखना। बाकी आगे का तो ये जो है इंटरनेशनल कुछ कोड्स होते हैं। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसी में देखें तो इसके कितने सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में? अगर हम देखें तो किसान कॉल सेंटर के कितने सेंटर हैं? तो इसके जो सेंटर हैं वो है 21 डिफरेंट सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने सेंटर्स हैं? 21 सेंटर है। और ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है। तो ध्यान रखना भैया, 22 भाषाओं में उपलब्ध। ठीक है, 22 भाषाओं में जो है ये किसानों को उत्तर दे सकते हैं। आया ना समझ में, ध्यान रखना। इसके अलावा नहीं, एमपी का ऐसा कोई स्पेशल नहीं, वो तो लोकेशन अलग अलग है उसकी। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसान कॉल सेंटर में जो रिप्लाई करता है, आप जब फोन लगाओगे तो जिसको आप क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला जो आंसर देगा उसको क्या कहा जाता है? फार्म टेले एडवाइजर। क्या बोलते हैं उस पोस्ट को? क्या कहा जाता है? फार्म टेले एडवाइजर। ध्यान रखना। उत्तर देने वाला व्यक्ति क्या है? फार्म टेले एडवाइजर। आया ना समझ में? इस पोस्ट को क्या कहा जाता है? फार्म टेले एडवाइजर्स। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो किसान कॉल सेंटर को जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है? तो किसान कॉल सेंटर को ये जो क्वेश्चन आंसर, मतलब आंसर देने की जो सर्विस है, क्लियर, मतलब ये फार्म टेले एडवाइजर जो होते हैं ये किसकी कंपनी के होते हैं? तो जो इफको संचार सेवा है, इफको संचार सेवा लिमिटेड। आया ना समझ में? कौन सी? इफको किसान संचार लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये सुविधा देती है। तो ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर बाय इफको किसान संचार लिमिटेड। क्लियर? ध्यान रखना। इफको का पूरा नाम मालूम है ना? क्या है?
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी शायद, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक फर्टिलाइजर कंपनी है। वो तो अब इसके कारखाने तो हो सकते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर बाय इफको किसान संचार लिमिटेड। इसका समय भी ध्यान रखना भैया, समय कॉल करने का समय, तो समय ध्यान रखना 6 बजे से 6 AM से 10 PM तक, आया ना समझ में। 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से शाम के 10 बजे तक ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। हो गया। तो आज हम लोगों ने टोटल आपके जो ईयर्स थे वो सभी हम लोगों ने देखे। मेन जो इवेंट्स थे एग्रीकल्चर के उनको देखे हैं। बाकी मैक्सिमम जो है आपको नोट्स में उपलब्ध है, नोट्स में आपको सभी मिल जाएंगे। कुछ ईयर्स जो है आपको एक्सटेंशन में मिल जाएंगे, कुछ ईयर्स जो है और बीच में जो है आपको मिलते जाएंगे। तो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं IMPs वो सभी आपके नोट्स में है, बट वो इतने डिटेल में नहीं है। तो इसके लिए आपको इसके लिए नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्लियर हुआ अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा? KCC के बारे में हो गया भैया क्लियर? बताइए। 21 जनवरी 2004 किसान कॉल सेंटर की स्थापना, टोल फ्री नंबर इसका 1800-180-15-51, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो मंत्रालय है, ये जिसको हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये काम करता है। ये इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। 21 अलग अलग सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। साथ ही साथ देखें तो 22 भाषाओं में इसकी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर देने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो कौन से कंपनी का है, तो इफको किसान संचार लिमिटेड द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, फार्म टेले एडवाइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स या फसलों का जो वर्गीकरण है वो कैसा है, उसको हम समझते जाएंगे। चलो, कल का आप लोगों ने सीरीज देखा था 8:30 वाला? बताइए, सभी लोगों ने देखा था 8:30 वाला? कुछ प्रैक्टिस हो रही है आपकी? प्रैक्टिस हो रही ना आपकी सभी की? हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो भैया। बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद होगी। ये जो ईयर्स है ना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पर इनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। और इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे एग्जाम तक मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में फंस जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।